नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में समास। तो सबसे पहले हम समास के बारे में जानेंगे कि समास होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद इसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समास जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है घटाना। ठीक है, घटाना, कम करना या संक्षिप्त करना। समास का मतलब होता है कि किसी या छोटा करना। ठीक है, संक्षिप्त करना या छोटा करना। तो जब समास जो होता है, जब कोई भी चीज़ बोली जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ बोली जाती है, जैसे बोला जाता है कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण, ये इतना लंबा हो गया। तो जब समासिक पद में बोला जाएगा इसको, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, चरण कमल। ठीक, जैसे क्या बोला जाता है, लंबा है जिसका उदर, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, लंबोदर। तो सामासिक पद में उसको छोटा कर दिया जाता है, लंबोदर बोल दिया जाता है। तो लंबा है जिसका उदर अर्थात जो क्या है, गणेशी। तो इसी तरीके से इसका अर्थ होता है कि दो पक्षों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। ठीक है, दो पक्षों के संक्षिप्त रूप को समास कहा जाता है। अब इसके भेद के बारे में जान लेते हैं। इसके भेद कौन से, समास के भेद जो है मुख्य 4 हैं और कुल 6 हैं। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य जो हैं ये 4 ही हैं। ठीक है, ये 4 मुख्य हैं और 6 कुल हैं। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं, इसके बाद अभी हम बताएंगे कि मुख्य क्यों हैं 4 ही और 6 क्यों हैं। ठीक है, कुल में अगर पूछा जाए, ठीक है, मुख्य पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप 4 ही लगाइएगा, और कुल पूछा जाएगा, अगर कुल पूछा जाता है तो आप 6 भेद लगाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, अव्ययी भाव समास, फिर आता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद हो गए। ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, यही 6 ही समास आते हैं, इसके अलावा कोई समास नहीं आता है। वैसे तो बहुत सारे समास हैं, उसको आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक, अब चलते हैं, आप इसको नोट्स, अगर आप नोट बना रहे हैं तो आप उसको नोट कर लीजिएगा कि जो आपको 4 बताया गया है, ठीक है, मुख्य 4 हैं, तो 4 क्यों हैं। जो द्विगु समास है, ठीक है, जो द्विगु समास है ये कर्मधारय समास से निकला है। ठीक, द्विगु समास जो है ये कर्मधारय समास से निकला है, और जो कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष समास से निकला है। ठीक, इसीलिए क्या किया जाता है, द्विगु समास और कर्मधारय समास को मुख्य भेदों में नहीं लिया जाता है। इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विगु समास जो है कर्मधारय समास से निकला है, और कर्मधारय जो समास है वो तत्पुरुष समास से निकला है। तो इसीलिए दोनों को मुख्य भेदों में नहीं लिया जाता है, लेकिन कुल भेदों में इसको गिना जाता है। अब चलते हैं हम अव्ययी भाव समास के बारे में। ये तो हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि समास होता क्या है, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, मुख्य कितने हैं, कुल कितने हैं, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। अव्ययी भाव समास, इसके पहले एक बार अर्थ समझ लेते हैं कि होता क्या है। इसके बाद अभी हम थोड़ा सा एक आपको ट्रिक बताएंगे, उससे आप जान जाएंगे क्या क्या होता है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन होता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ये सामासिक पद क्या होता है, अव्यय क्या होता है, ठीक है, प्रधान पद क्या होता है, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी होता है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है, ठीक है, पहला पद जो होता है अव्ययवाची होता है, और वही पद प्रधान भी होता है। ठीक है, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, उसके अलावा वो अगर नहीं है तो उसका अर्थ जो है वो सही से नहीं निकलेगा। ठीक, तो अव्यय का अर्थ होता है कि शब्द का वह रूप, ठीक है, शब्द का, अब यहाँ पे अव्ययवाची तो आपने देखा कि अव्ययवाची होता है, तो अव्ययवाची क्या होता है, वह रूप जो कभी ना बदले। ठीक है, वह रूप जो कभी ना बदले। जैसे आपने देखा आ, प्रति, नी, उप, वे, भर। ठीक है, अगर इसको आप लगाएंगे किसी और में, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ कभी जो बदलता ही नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, उपसर्ग के रूप में इसको मान सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग अगर जिसके पहले उपसर्ग लगा हो, ठीक, तो वो अव्ययी भाव समास में आता है। आप उपसर्ग तो जानते ही होंगे। ठीक है, उपसर्ग से बने शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे था आ, तो यहाँ पे है आजन्म। ठीक है, जन्म तो होता है सबका। ठीक है, आजन्म मतलब कि जो शुरुआत, जब से जन्मा हो। ठीक है, प्रतिदिन, यहाँ प्रति है, यहाँ पे दिन हो गया, दिन और आगे लगा दिया गया, इसका प्रति जो हो गया वो हो गया उपसर्ग, और दिन आपका मुख्य भेद हो गया। ठीक है, तो इसे प्रत्येक,
तो प्रति, यहाँ पे भी प्रति आएगा, प्रति धन एक, प्रत्येक। निर्जन, ठीक है, निडर, उपायुक्त, उप धन आयुक्त, तो उप जो हो उपसर्ग हो गया, ठीक है। बेशर्म, बेधड़क, भरपेट, भरपूर, जहाँ पे ये आपको उपसर्ग से बने शब्द मिल जाए, ठीक है, तो वो आपके अव्ययीभाव समास में आ जाएंगे, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास थोड़ा सा आपका बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इस समास में जो होता है, पहला पद जो होता है गौड़ होता है, ठीक, पहला पद क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा तत्पुरुष समास में। और जो उत्तर पद होगा, ठीक है, या तो दूसरा पद, इसको आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद किसे कहते हैं, उत्तर पद मतलब होता है दूसरा पद, ठीक है, दूसरा वाला पद, पहला पद दूसरा, दो पद होते हैं इसमें, ठीक है, दो पद होंगे। जैसे राजपुत्र, तो राजा एक पद हो गया, पुत्र एक पद हो गया, ठीक है, तो राजपुत्र, तो पहला पद जो होगा वो प्रधान, यहाँ पे हो जाएगा गौड़, और उत्तर पद, इसका मतलब दूसरा पद जो होगा वो प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। यहाँ पे आपका पहचान जो होता है, ठीक है, पहले पद में जो पहचान था, ठीक है, यहाँ का जो पहचान था क्या था वो, यहाँ पे पहचान था उपसर्ग, ठीक है। अव्ययीभाव समास में जहाँ पे उपसर्ग लगे हों वहाँ पे क्या होगा, आप अव्ययीभाव समास लगा देंगे। या तो आप ये देखिए, आ, प्रति, नी, उप, बे, भर, ठीक है, ये सभी चीज़ें अगर आपको आ जाएं, जहाँ पे मिले वो अव्ययीभाव समास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको पहले पढ़ लीजिए, आपको इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो होंगे और उसके टाइमिंग और सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ठीक है। तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं अव्ययीभाव समास का हमने बता दिया। तत्पुरुष समास में जो क्या होता है, पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब कि जो प्रधान दूसरा पद होता है, ठीक है, वो प्रधान होता है। और ये सबसे बड़ा इसमें क्या होता है कि कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह जो हैं उन्हीं से ये बने होते हैं। अब कारक चिन्ह कौन है, कारक चिन्ह अभी आपको बताते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें एक उदाहरण देख लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। जैसे राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र राजा का पुत्र, ठीक है, तो यहाँ पे का आ गया, ठीक है, का पुत्र। राज रानी, राजा की रानी। कर मुक्त, कर से मुक्त, ठीक है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक। आशातीत, आशा को तीत, ठीक है। यहाँ पे सभी में तत्पुरुष समास है, लेकिन ये जो समास हैं ये कारक चिन्ह से बंधे हुए हैं। कारक क्या होते हैं, चलिए उसको देखते हैं कि कारक क्या होते हैं, फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहचान अभी आपको बताया कि समास विग्रह करने पर कोई न कोई कारक चिन्ह अवश्य मिलेगा, ठीक है, इसके पहले ही हमने बता दिया था आपको। अब देख लेते हैं कारक होते क्या हैं। कारक जो हैं, देखिए ये 8 प्रकार के हैं, ठीक। 8 में से कर्ता कारक जो है, ठीक है, कर्ता कारक को इसका कोई भी जो होता है इसका चिन्ह जो है प्रकट नहीं होता, ठीक है। जब अभी आप समास विग्रह करेंगे जिसका जो कर्ता कारक का जो ने है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ने कहा जा रहा है, लेकिन इसका कोई चिन्ह प्रकट नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको हटा दिया जाता है। और यहाँ पे संबोधन जो है इसको भी हटा के इसमें टोटल जो है 6 भेद किए जाते हैं, ठीक है, 6 भेद यहाँ पे लिखा हुआ है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं। तो कर्ता और संबोधन इनको हटा के इसके बाद कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण ये लिया जाता है। तो कर्म कारक में क्या होता है कि यहाँ पे को आता है बीच में, ठीक है, को आएगा। करण कारक में से आएगा, ठीक है, से आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा से 2 जगह आता है, करण कारक में भी आता है और अपादान कारक में भी आता है। तो जो करण कारक में आएगा तो वो होगा के द्वारा, ठीक है। अगर से के द्वारा मतलब जब इसको विग्रह करेंगे तो ये आएगा कि इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा किया जा रहा है, तो वो से आएगा अगर, तो होगा करण कारक। ये मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि के द्वारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब अपादान निकालेंगे, ठीक है, अपादान में ध्यान दीजिएगा कि जब अलग हो रहा है, ठीक है, अगर अलग हो रहा है तभी अपादान कारक है,
से अगर आ रहा है तो उसको देख लीजिए कि से अलग होने की स्थिति में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अलग होने की स्थिति में आ रहा है तो अपादान कारक में लगा दीजिए, अगर अलग होने की स्थिति में नहीं आ रहा है तो कर्ण कारक लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको अलग होने की स्थिति तो आप जान ही जाएंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गाय क्या कहते हैं, और भी चीज़ें जो भी हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। संप्रदान में है के या के लिए, आप खाली सिर्फ के याद करते हैं तो के अगर आप याद करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो के लिए भी आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे के लिए। और इसके बाद क्या हो जाएगा, संबंध। सबसे ज़्यादा जो आता है संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। ठीक है, और अधिकरण में आता है में, पै, पर। तो इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसे होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। ठीक है, सप्तमी में आता है, ये सप्तमी होता है ना, तो अधिकरण में होता है में, पै, पर, और संबोधन हो जाएगा हे, भो, अरे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। अब इसमें एक नोट और देख लीजिए, तत्पुरुष समास में, ठीक है, यही हम आपको बताया था इसके पहले भी, तत्पुरुष समास में शब्द विग्रह करने के पश्चात जिस चिन्ह की प्राप्ति होगी उस शब्द में उसी कारक का तत्पुरुष माना जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आपने देखा राजा का पुत्र, ठीक है, तो इसमें का आया। ठीक है, ये का कारक आया, तो का किस में है, का आया संबंध कारक में। ठीक है, राजा का पुत्र है तो संबंध कारक में आया का, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास में शब्द विग्रह करने के पश्चात कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्ह प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि इसके पहले कि जो कर्ता कारक होता है और ये संबोधन कारक, इसको नहीं लिया जाता है, गिना जाता है। तो क्यों नहीं गिना जाता है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जब तत्पुरुष समास में, ठीक है, शब्द विग्रह करते हैं तो जो कर्ता कारक होता है और संबोधन कारक होता है, ठीक है, ये चिन्ह जो है प्राप्त नहीं होते हैं। इसके जो चिन्ह होते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद माने जाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इस समास में एक पद जो है विशेषण होता है, एक पद जो होगा वो विशेषण होगा, दूसरा पद जो होगा विशेष्य होगा। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है आपको हम बताते हैं। ठीक है, विशेषण जो होता है, विशेषण वह होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेष्य की विशेषता बताता है। और विशेष्य वह होता है, ठीक है, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, विशेषण वह होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है, और विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं और कभी कभी दोनों पद विशेष्य होते हैं। ये आपको विशेषण और विशेष्य अगर पता है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, कौन बता रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। विशेषण आपको पता हो गए कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष्य है। ठीक है, अब विशेषण वह होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेष्य की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो गया। जैसे आप यहाँ पे आगे चले के समझ लेंगे। ठीक है, जैसे है चरण कमल। ठीक है, चरण कमल, तो यहाँ पे हो गया कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो यहाँ पे किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे कमल की विशेषता नहीं बताई जा रही, यहाँ पे चरण की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, चरण की। ठीक है, जो चरण है उनके कि कैसे हैं, कमल के समान है। ठीक है, तो कमल के समान है, तो यहाँ पे क्या होगा कि विशेषण वह होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, चरण की। ठीक है, ये हो जाएगा विशेष्य, और यहाँ पे कमल जो हो जाएगा, ठीक है, कमल जो हो जाएगा किसके द्वारा बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा विशेषण। ठीक, ऐसे कनक लता, कनक की सी लता। फिर आता है कमल नयन, कमल के समान नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यहाँ पे कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि जिसका कंठ नीला है। ठीक,
परमानंद, परम है जो आनंद, तो ऐसे आनंद जिसमें परम आनंद हो, ठीक है, तो वो होता है परमानंद। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि इस समास में कम से कम एक पद विशेषण के रूप में अवश्य ही मिलना चाहिए, ठीक है, एक पद जो है विशेषण के रूप में मिलता है। आप इसको नोट, जितने भी नोट हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा नोट आपको पूरे जो वीडियो है इसका पूरा सार मिल जाएगा आपको नोट में, ठीक है। नोट क्या है, यदि किसी शब्द का पहला पद विशेषण हो, ठीक है, हमने बताया कभी कि आपको कि इस समास में, ठीक है, कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास में अगर विशेषण विशेष होता है, ठीक है, कर्मधारय समास में ये कौन सा समास चल रहा है, कर्मधारय समास, कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होगा कि अगर पद, पहला पद विशेषण भी हो, ठीक है, विशेषण हो, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरा अर्थ दे रहे हो, यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरा अर्थ दे रहे हो, तो उस शब्द में मुख्य रूप से बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है, कर्मधारय समास नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं होगा। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, ठीक है, तो यहाँ पे विशेषता तो बताई जा रही है, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, किसका उदर, तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है ना, तीसरा अर्थ क्या निकल के आ रहा है, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, अर्थात क्या, भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। लंबोदर क्या हो रहा है, लंबा है जिसका उदर, अर्थात किसके लिए बोला जा रहा है, गणेश भगवान के लिए। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है, भगवान शंकर को कहा जाता है, तो इसीलिए इसका अलग अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा जब कोई अलग अर्थ निकले। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु में जैसे आपने पढ़ा था, इसका एक और चीज़ हम बता देते हैं आपको, द्विगु और द्वि, आपने द्वि पढ़ा ना, तो द्वि क्या है, संख्यावाची है, संख्या है, द्वि संख्या है, आपने बोला था ना दो या द्वि, तो ये संख्या है, तो इससे आप इसको कोरिलेट करके आप याद कर लीजिएगा कि जिसमें संख्या आ जाए, पहला पद जो है वो संख्या हो जाए, और दूसरा पद जो होता है प्रधान हो ही जाएगा। पहला पद संख्या देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है। बस तीसरा अर्थ ना निकले, तीसरा अर्थ ना निकले, नहीं तो तीसरा अर्थ निकलेगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तीसरा अर्थ अगर निकल जाता है तो। दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 रात्र, 9 रात्रि का समूह, ठीक है, इस तरीके से चौराहा, 4 राहों का समूह, तो यहाँ पे सब जगह, ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 पहरों का समूह, यह दोपट्टा, 2 पटों का समूह, तो यहाँ पे संख्या, जो संख्यावाची आ जाए तो वहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। ये सबसे आसान है द्विगु समास में, संख्यावाची, आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन तीसरा अर्थ ना निकले, ये भी ध्यान दीजिएगा, तीसरा अर्थ अगर निकल गया तो वो आपका बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। पहचान क्या है, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों, तो शब्द के मुख्य रूप से बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु नहीं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। ये नोट है, यह पहचान नहीं है, इसको आप नोट में लिखेंगे, यहाँ पे इसको नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, यदि किसी पद शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, ठीक है, संख्यावाची विशेषण हो परंतु दोनों पद मिल करके, ठीक है, दोनों पद मिल करके कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों, तो उस शब्द में मुख्य रूप से बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, द्विगु नहीं होगा। पहचान, द्विगु समास की पहचान ये है कि पहला पद संख्या के रूप में अवश्य होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखिए, जैसे क्या होगा, दशानन, इस वाले का जो नोट लिखा गया है इसका आप जो है अर्थ है दशानन, चतुरानन, चतुर्भुज, पांचाली, पंचानन आदि शब्दों में जो है यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, ठीक है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन है, 10 आनंद किसके हैं, रावण के, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक। जब तीसरा अर्थ देने लगे तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, ये सबसे आसान है द्वंद्व समास, इसमें कुछ नहीं है, दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। यहाँ पे जब विग्रह करेंगे, ठीक है, तो जब विग्रह करेंगे तो जो और शब्द होगा वो लोप हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइफन लग जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, जहाँ पे आपको हाइफन मिल जाए, ठीक है,
तो वहाँ पे आप आँख मूंद के द्वंद्व समास लगा दीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपको हाइफन मिल जाए वहाँ पे द्वंद्व समास लगा दीजिए। जैसे माता पिता, इसको जब विग्रह करेंगे तो माता और पिता। ठीक है, इसके बाद जैसे भाई बहन, यहाँ पे देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। भाई बहन, तो भाई बहन में यहाँ पे बीच में हाइफन है। अगर यहाँ पे और लिखा हुआ है तो ये भी जान लीजिए कि ये दोनों पद प्रधान है। भाई भी तो मेन है और बहन भी मेन है, भाई और बहन दोनों मेन है। लाभ हानि, यहाँ पे लाभ और हानि दोनों पद प्रधान है। और यहाँ पे अगर और आया, ठीक है, तो विग्रह किया गया तब और आया। जब सामासिक पद दिखा गया तो यहाँ पे हाइफन लगाओ। देखिए यहाँ पे धर्माधर, ठीक है, कब कहाँ, यहाँ पे जहाँ पे हाइफन लगा हुआ हो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, द्विगु और द्वंद्व में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, द्विगु आपको हम बताते हैं। द्विगु, सॉरी थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें। द्विगु, द्विगु में क्या हो जाएगा, दी, ठीक है, द्वि, द्वि होता है ना, द्वि, द्वि तो होता है संख्या। अब द्वि या द्वि से द्विग तो यह संख्या हो जाएगा, तो आप संख्या ध्यान दीजिएगा। और द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व, तो द्वंद्व में क्या हो जाएगा, द्वंद्व। तो अब द्विगु में संख्या हो गया तो द्वंद्व आप जान ही गए कि हाइफन जहाँ पे लगा हो, ठीक है, जहाँ पे हाइफन लगा हो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। अब बहुब्रीहि समास में हमने आपको बहुत सारा बता दिया, लेकिन थोड़ा एक बार फिर से यहाँ बता देते हैं कि बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा, दोनों पद होंगे वो प्रधान नहीं होंगे। ठीक है, जो दोनों पद होंगे वो प्रधान नहीं होते, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक तीसरा अर्थ निकल के आएगा। जो जितने भी पद होंगे उसका एक तीसरा अर्थ निकल आएगा, तो वही आपका तीसरा अर्थ जो है प्रधान हो जाएगा। तीसरा अर्थ जो होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस समय हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कौन, कृष्ण। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन, गणेश। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल गया। पीताम्बर, पीत है अंबर, यहाँ पे दोनों पद तो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ निकल आ रहा है कृष्ण, तो कृष्ण जो है प्रधान है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा अर्थ जो होगा वो प्रधान हो जाएगा, तो यहाँ पे पीताम्बर हो जाएगा। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात कौन, रावण। रावण के 10 सिर हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक, तो ये आपके सभी समास हो गए। ठीक है, तो समास आपके क्लियर हो गए होंगे, आशा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आप किस तरीके से आपकी तैयारी हो गई है। ये एक कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप बताइएगा उसमें कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या इसका कोई और शॉर्ट ट्रिक अगर आपको चाहिए तो हम कोशिश करेंगे। अगर इसमें ही समझ आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपसे बस एक गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।